सो वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन। चलिए, आज जो डिस्कशन आपके साथ करने वाला हूं, अभी हाल ही में 19 दिसंबर में आपने सुना होगा कि एक झारखंड की कैबिनेट ने जेपीएससी की नियमावली में कुछ एक सुधार करना था, जिस पर मुहर लगा दिया है। उसी जो नोटिफिकेशन, उसी का जो वही जो नियमावली है, उसमें क्या कुछ परिवर्तन हुआ, उस पर आइए आपसे मैं एक चर्चा करता हूँ। हर जेपीएससी की तैयारी करने वाले किसी भी स्टूडेंट के लिए यह डिस्कशन बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें यह जानना चाहिए कि जिस एग्जाम की तैयारी वो कर रहे हैं, उसमें नियम कौन कौन से हैं, क्या कुछ करना होगा और क्या कुछ परिवर्तन हुआ है, क्या नहीं। ठीक है, उसके डिटेल में देखिए। यह है द झारखंड गजट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पब्लिश्ड बाई अथॉरिटी। देखिए, तो गजट में कब ये छपा, गजट नोटिफिकेशन होकर के छपा कब, तो देख सकते हैं आप 21 दिसंबर को। 21 दिसंबर को, यानी एक तरीके से अगर कहा जाए तो आज ही यह गजट नोटिफिकेशन का हिस्सा बना, यानी आज से यह नियम लागू हो गया। आगे जरा सा और बात करते हैं। चलिए, क्या है, कौन सा डिपार्टमेंट की तरफ से इसको लाया गया, तो पर्सनल यानी कार्मिक, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म यानी प्रशासनिक सुधार, एवं राजभाषा। इसको क्या बोल देते हैं, कार्मिक, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं एवं राजभाषा, यह विभाग है। नियुक्ति वगैरह से संबंधित जो भी नियमावली, जो भी नीति बनाना है, वो यही विभाग करती है। इसका नोटिफिकेशन कब हुआ था, तो 19 दिसंबर को, 19 दिसंबर को इसका नोटिफिकेशन हुआ। आज 21 दिसंबर को यह झारखंड के जो ऑफिशियल गजट का हिस्सा बन गया। ठीक है, और ऑफिशियल के गजट का हिस्सा बनते ही एक तरीके से आप यूं कह सकते हैं कि यह नियम लागू हो गए। इस नियम की जो मान्यता है वो आज से ही होगी। नाम क्या है इस नियम का, तो इसका देखिए क्या नाम है। नाम है झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन सेकेंड अमेंडमेंट रूल्स 2023। सेकेंड अमेंडमेंट रूल्स, ये दूसरी बार संशोधन हो रहा है। झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज मतलब, हिंदी में अगर बात करें, मैं बहुत हिंदी माध्यम के भी बहुत विद्यार्थी होते हैं, उनके लिए भी जरा जान लीजिए। झारखंड संयुक्त, संयुक्त कंबाइंड मतलब संयुक्त, असैनिक, असैनिक सेवा परीक्षा नियमावली, नियमावली ये इसका नाम है। और इसमें यह सेकंड अमेंडमेंट है। जब भी ये रूल बनी, उसके बाद से ये दूसरा बार इसको अमेंड किया जा रहा है। करेक्ट। तो अब आइए देखते हैं क्या है, पॉइंट क्या है, सो समझिए। जो नियम थे उसको छोड़िए, जो नए रिप्लेस हुए, सब्स्टिट्यूट हुए, जो कुछ चेंज हो गए, उस पर आइए मैं एक ब्रीफ छोटी सी चर्चा कर देता हूँ। जरा सा ध्यान रखिएगा। मूलतः जो परिवर्तन हुए हैं वो दो मुद्दों पर की बात की गई है। एक तो एज लिमिट जो तय किया गया है, उसके लिए कट ऑफ डेट क्या होगा, यह बहुत ज्यादा विवाद में रहा। इस बीच बहुत लोग इसके लिए आंदोलन वगैरह भी हुए, विरोध प्रदर्शन वगैरह भी हुए। दूसरी बात, इसमें कुछ क्वालिफाइंग क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में भी बात की गई। ठीक है, मार्क्स के बारे में भी बात की गई। यही दोनों मूल है। और तीसरी बात कि कौन से स्टेज पे कितने स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा, वो, और रिजर्व्ड कैटेगरी को लेकर के भी कुछ बातें की गई। मूल रूप से जो बातें की गई हैं इसमें वो यही है। आइए जरा देखते हैं क्या है। तो पहला पॉइंट, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। टाइटल यानी इस नियमावली का नाम, एक्सटेंट यानी इसका विस्तार, और कमेंसमेंट मतलब इसका लागू होना, ये बताया गया है। कुछ और ज्यादा नहीं। ये देखिए सी नंबर पॉइंट, दीज रूल्स शैल कम इन टू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन इन द स्टेट ऑफिशियल गजट। जिस डेट को राज्य के ऑफिशियल गजट में यह आ जाएगा, पब्लिश हो जाएगा, उस डेट से इसको लागू माना जाएगा, यानी आज से। अभी हमने कहा आपसे। अब आप आ जाइए सेकेंड नंबर, देखिए क्या रूल 6, रूल 6(1).
ऑफ द पर्टिकुलर एग्जामिनेशन रूल्स 2021। इसमें क्या हुआ है वो देख लीजिए। फर्स्ट अमेंडमेंट क्या हुआ था वो जानिए कि एक कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड अ मिनिमम एज ऑफ 21 ईयर। एक कैंडिडेट कम से कम 21 वर्ष उसका होना चाहिए इस एग्जाम में बैठने के लिए, एंड मस्ट नॉट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 35 ईयर्स, और वो 35 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऑन द फॉलोइंग मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट। जिस डेट में यह एडवर्टीजमेंट आएगा उस मंथ से उसको तय किया जाएगा उसका न्यूनतम उम्र सीमा और अधिकतम उम्र सीमा पहले ही। और इसी नियम को कह दिया गया, देखिए, शेल बी सब्स्टिट्यूटेड एज बिलो, यानी ये बदल गया है। क्या है इसमें, अब क्या गया है? अ कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड अ मिनिमम एज ऑफ 21 ईयर and must not have attained the age of 35 years on the first day of the month of August। यहां ध्यान देने वाली बात है, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ अगस्त इन द ईयर ऑफ पब्लिकेशन। जिस बरस नोटिफिकेशन आएगा, एडवर्टीजमेंट आएगा, जैसे अगर 2024 में एडवर्टीजमेंट आता है तो उसका अपर एज लिमिट, यानी चाहे 21 वर्ष वाला कंडीशन हो या इस पॉइंट के अनुसार 35 वर्ष वाला कंडीशन हो, यानी अपर या लोअर दोनों ही एज लिमिट को तय किया जाएगा। अगर 2024 में आता है तो 1 अगस्त 2024 के अकॉर्डिंगली तय होगा, ये कह दिया। अब इसी में क्या है, एक विवाद ये हुआ कि कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि चूंकि झारखंड सरकार लगातार हर वर्ष यह बहाली नहीं ली है, तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो एज लिमिट जिनका क्रॉस कर जाएगा, जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मुझे एक आध और अटेम्प्ट मिलेगा, उन्हें नहीं मिलेगा। ऐसे लोग, उन लोगों के लिए ये एक प्रकार का अन्याय भी है। क्योंकि देखिए, आप अगर ऐसा काम करते हैं कि 1 अगस्त होगा उस बरस का, जिस बरस का नोटिफिकेशन आया, तो उसके लिए पहले ये बैकग्राउंड होना चाहिए, पहले आपका आपका आयोग कम से कम इतना सक्षम हो जाए कि हर बरस उन्होंने नोटिफिकेशन डाला है, हर साल उन्होंने डाला है, तब जाकर के यह नियम समझ में आता है। लेकिन अगर पिछले 3 वर्षों से आपने नहीं दिया और इस 3 साल में किसी का उम्र पार हो गया, उनके साथ एक प्रकार से एक अन्याय है। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अब ध्यान क्या रखिएगा, जरा सा मैं आता हूं। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या, अपर एज कट ऑफ क्या यही होगा, 2024 होगा 1 अगस्त? इस पर जरा सा मैं 2 शब्द आपको सुना दूं, उस पर जरा सा गौर करिएगा। ये देखिए, जरा मैं पहले, इसके पहले जो नियम था उस पर जरा उसको मैं पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, अ कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड अ मिनिमम एज ऑफ 21 ईयर एंड मस्ट नॉट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 35 ईयर। यानी एक जो भी कैंडिडेट होगा वो कम से कम 21 साल हो गया हो और 35 साल से ज्यादा करना हो, 35 साल कंप्लीट ना हुआ हो, ऑन द फॉलोइंग मंथ, ध्यान रखिएगा, ऑन द फॉलोइंग मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट। यानी जिस मंथ में एडवर्टीजमेंट का पब्लिकेशन हुआ, एडवर्टीजमेंट आया है, उस मंथ से, यहां पे स्पष्ट ये देखिए क्या है, ऑन द फॉलोइंग मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन अंडर दिस रूल। यानी जिस महीना में नोटिफिकेशन आया, चाहे वो जनवरी हो, चाहे वो मार्च हो, चाहे वो अप्रैल हो, उस महीने के अकॉर्डिंगली ये 35 और 21 तय होगा पहले के नियम के अनुसार। किंतु बावजूद इसके आपने देखा कि पिछला बार 2021 में बहाली आई या 20 में से, किंतु अपर एज के लिए 35 के लिए जो कट ऑफ ईयर रखा गया था 2016। तो अगर यहां पर जो नियमावली थी उसमें परिवर्तन करके अपर एज का कट ऑफ ईयर को घटाया जा सकता है, रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, तो यहाँ नए वाले लाइन में भी ये काम किया जा सकता है। इसलिए धैर्य नहीं खोना है। मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको, जो लोग को इस बात का डर लग रहा है कि एज उनका पार हो जाएगा, वैसे लोगों को मौका मिलेगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये लिखा हुआ ही सब कुछ होता तो फिर इसके पहले जब नियम आए तो उसमें 2016 नहीं होता। जिस बरस आया और जिस मंथ में आया उसी मंथ से तय होना था ना। यहाँ पे परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है? ये चीज यहाँ भी हो सकता है। ऐसी कोई बात नहीं कि लिख दिया गया कि फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ अगस्त इन द ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट, तो इसका मतलब अब इसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पहले भी ऐसा लिखा गया और उस पर मतलब वो जो लिखा हुआ है उस पर हमने देखा है कि फिर भी अपर एज के लिए जो कट ऑफ ईयर है
उसको बदला जा सकता है, बदला गया है, तो आगे भी ऐसा किया जा सकता है। इसलिए अभी धैर्य को नहीं खोना है, पहले नोटिफिकेशन आने दीजिए, देखिए क्या है। ठीक है। दूसरी मैं एक बात और बता दूं, मेरा भी एक अनुभव है, अगर सिस्टम ने कुछ चाह लिया तो आप सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ करके बहुत कुछ हासिल नहीं कर सकते। लेकिन एक बात और कहूं कि बहुत चीजें सड़क पर उतरने के बाद आपके फेवर में होती हुई भी देखी गई हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके साथ थोड़ा बहुत सरकार पर प्रेशर बनाए रखिए, किंतु मुझे अभी भी लगता है, आई पर्सनली फील, आई पर्सनली थॉट, मुझे लगता है, इट इज माई पर्सनल ओपिनियन, कि कट ऑफ जो ईयर होगा उसमें रिलैक्सेशन होगा, उसमें छूट होगा। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक नियम में बदलाव किया गया है, उसमें बस यही थोड़ा सा अंतर कर दिया, उसमें फ्रॉम फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट मंथ की बात की गई थी, यहाँ पे स्पष्ट लीजिए कि फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ अगस्त, जिस भी साल आएगा फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ अगस्त तय होगा 21 साल, यानी 2024 में आता है 1 अगस्त से तय होगा, 1 अगस्त 2024 तक की कम से कम 18 हो जाए। समझ रहे हैं ना? तो ये बात ध्यान रखिएगा, तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। चलिए और आगे देखता हूं कि क्या कुछ पॉइंट्स हैं इसमें। यहाँ देखिए कुछ कट ऑफ मार्क्स, मिनिमम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में कुछ बातें की गई थी। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में कुछ बातें की गई हैं, जरा सा उस पर आइए चर्चा कर ले। चर्चा में कुछ नहीं करूंगा, सीधा मैं आऊंगा कि यहाँ पे शेल बी सब्सटीट्यूटेड एज बिलो, मतलब जो नया आ गया उस पर आते हैं। क्या है देखिए, कह रहा है कि कैंडिडेट्स हु ऑब्टेन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% इन एग्रीगेट shall only be considered by the commission while preparing the selection list for the main examination. सिंपल है, आप 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को लाते हैं तभी आपको फर्दर मुख्य परीक्षा के लिए जो सिलेक्शन लिस्ट बनेगा उसमें शामिल किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। ये कम से कम आपको करना पड़ेगा। एंड फॉर प्रिपेयरिंग द मेरिट लिस्ट फॉर द पर्पस ऑफ इंटरव्यू टेस्ट, है ना, और इंटरव्यू टेस्ट में भी आपको 40% कम से कम लाना होगा। हाउएवर द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी रिलैक्सेबल एज पर द फॉलोइंग क्राइटेरिया। ये देखिए कैसे होगा। तो अगर आप शेड्यूल कास्ट, ठीक है ना, या शेड्यूल मतलब ये तो अनरिजर्व के लिए है, यूएनआर के लिए है, ये जो पॉइंट दे दिया गया अनरिजर्व के लिए, जो भी अनारक्षित श्रेणी में 40% लाना होगा। अगर आप एससी या एसटी के अंतर्गत आते हैं तो जेपीएससी में प्री मेंस कहीं भी हो, मिनिमम क्वालिफाइंग इतना मार्क्स तो कम से कम लाना ही होगा, तब आप मेरिट लिस्ट में शामिल होइएगा, 32%। अगर आप एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में आते हैं, यानी BC1 जिसको बोलते हैं, तो 34%। अगर आप BC2 में आते हैं तो 36.5% आपको मार्क्स लाना होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स। अगर आप प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप यानी आदिम जनजाति जो 8 हैं हमारे, उनके अंतर्गत आते हैं तो 30% आपके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है। और अगर EWS में आते हैं तो EWS में भी 40% है, जैसा कि हम समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये बात याद रखिएगा कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको इतना लाना है, तब जाकर के फर्दर अगले स्टेज का जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें आपको हिस्सेदारी बनेगी। अब आप जिस कैटेगरी में आप देख लीजिए। फिर आगे देखिए क्या है इसमें। दूसरा पॉइंट, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मेन रिटन, जो मेन मुख्य परीक्षा होगा उसमें जो मार्क्स आप लाएंगे, उसमें पेपर 1, एक पेपर 1 है, आपने आप अगर पूरा सिलेबस के बारे में जानकारी है तो आप देख लीजिएगा। पेपर 1 में जो लैंग्वेज पेपर है जिसको कहते हैं, उसमें जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश कहते हैं उसको, विच इज ओनली क्वालिफाइंग, याद रखिएगा, विच इज ओनली क्वालिफाइंग। ये जो फर्स्ट पेपर है, ये जो फर्स्ट पेपर है, जो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, वो ओनली क्वालिफाइंग है इन नेचर, विल नॉट बी एडेड टू द एग्रीगेट मार्क्स, उसको आपके कुल मार्क्स में ऐड नहीं किया जाएगा। ये भी एक पॉइंट एक समय विवाद का बिंदु था। ठीक है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। चाहे वो इंटरव्यू की बात हो, चाहे वो किसी की भी बात हो, मेरिट लिस्ट की प्रिपरेशन करने के वक्त में इसको शामिल मना नहीं किया जाएगा, बट क्वालिफाइंग है, कम से कम आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लेने होंगे इसमें। अगला पॉइंट, सच कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी, ऐसे कैंडिडेट्स जो किसी भी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, शामिल हैं, who avail the benefits of any relaxation reservation at any stage of the examination will be adjusted against the vacancies of their respective reserved category। यानी किसी भी जो कैंडिडेट्स को जो भी जिस भी एक तरीके से कैटेगरी का उसको लाभ मिला है, वो उसी कैटेगरी में एडजस्टेड होगा। ठीक है,
जिस कैटेगरी का लाभ उसको मिला है। रूल 18 देखिए, अब इसमें क्या है, कैंडिडेट्स 2021 वाले में ये था, 21 वाले को मुझे नहीं देखना है, मैं बस अभी वाले बताऊंगा। अभी ये देखिए यहाँ पे 18वां पॉइंट रूल 18, इसमें क्या है लिख रहा है कि देयर शैल बी अ सिलेक्शन मेरिट लिस्ट ऑफ एडमिशन टू द मेन एग्जामिनेशन व्हिच शैल बी प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग मैनर, यानी जो सिलेक्शन लिस्ट तय किया जाएगा, बनाया जाएगा मेन एग्जाम के लिए, वो इस मैनर में होगा। क्या है, तो कैंडिडेट्स विल बी अरेंज्ड बाय द कमीशन इन ऑर्डर टू मेरिट। An initial selection list shall first be prepared, which shall contain candidates equal to approximately 15 times the total number of advertised vacancies. यानी प्री में जो क्वालिफाई करेंगे और मेंस के लिए जो इनवाइटेड होंगे ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या, अगर मान लीजिए 200 टोटल वैकेंसी है, तो 15 गुना यानी 3000 लोगों को प्री में रिजल्ट होगा। अभी जैसे सुनने में आ रहा है कि 400 के आसपास इस बार आएगा, ज्यादा भी आ सकता है। तो लगभग 6000 लोगों को पीटी में क्वालिफाई किया जाएगा 15 टाइम्स, ये कहने का मतलब हुआ। ठीक है, अब देखिए, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द लास्ट कैंडिडेट शैल बी कंसीडर्ड एज द यूएनआर कट ऑफ। अनरिजर्व का जो कट ऑफ है, उसमें जो अंतिम व्यक्ति, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द लास्ट कैंडिडेट shall be considered as UNR कट ऑफ, है ना, अनरिजर्व का कट ऑफ तय किया जाएगा, मतलब कुल मिलाकर के 15 गुना लोगों को लिया जाएगा, बस ये समझिए इसमें। और ये देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ द प्रेजेंटेशन ऑफ एनी ऑफ द रिजर्व्ड कैटेगरीज इज लेस देन 15 टाइम्स, अगर किसी रिजर्व कैटेगरी का प्रेजेंटेशन 15 गुना से कम हो जाता है, समझ रहे हैं, देन द कट ऑफ फॉर द सेम shall be reduced till adequate representation, यानी जब तक 15% 15 गुना उस कैटेगरी का नहीं हो जाता है, तब तक उसका कट ऑफ को घटाएंगे। लास्ट जो है उसको तो अनरिजर्व कट ऑफ तय कर दिए। अब किसी कैटेगरी में अगर आप है, तो मान लीजिए कि आपके कैटेगरी में इतने ही स्टूडेंट आ रहे हैं जो 10 गुना हो रहा है, तो फिर आपके कट ऑफ को और गिराया जाएगा 15 टाइम्स। कहने का मतलब हर कैटेगरी को एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा हर एक कैटेगरी को, ये कहने का मतलब हुआ इस लाइन का। फिर आगे चलते हैं, मतलब कोई इशू नहीं है कि कितना कट ऑफ जाएगा, 15 टाइम्स फुलफिल करने होंगे। अब देखिए आगे, ऑल कैंडिडेट्स गेटिंग मार्क्स इक्वल टू देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरी कट ऑफ शैल बी इंक्लूडेड इन द सिलेक्शन लिस्ट फॉर एडमिशन टू द मेन एग्जामिनेशन। जितने भी कैंडिडेट्स हैं, अपने अपने रेस्पेक्टिव कैटेगरी के अकॉर्डिंगली अपने कट ऑफ को लाना होगा, वो लोग शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए देखिएगा अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ तय होता है, निकलता है। ऑल कैंडिडेट्स इन द सिलेक्शन लिस्ट हैव टू मीट द मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड एज मेंशन्ड इन द सब रूल 71। लेकिन जितने भी लोग हैं उसको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना पड़ेगा। 71 मतलब समझ रहे हैं कौन वाला, ये देखिए ये है 71, ये क्वालिफाइंग मार्क्स जो भी हैं, जितने भी लोगों को अलग अलग रिस्पेक्टिव कैटेगरी से लिया जाएगा, क्वालिफाइंग मार्क्स को भी आपको लाना पड़ेगा, है ना, तब जाकर के आपको सिलेक्शन लिस्ट में शामिल किया जाएगा, मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो आप इतनी बात समझ गए होंगे कि आपको 15 टाइम्स लिया जाएगा, और ईच कैटेगरी का, ऐसा नहीं कि किसी कैटेगरी का 15 गुना से कम कर दिया जाए, ऐसा नहीं, चाहे गिरेगा कट ऑफ क्यों नहीं, कोई बात नहीं। फिर देखिए और आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर पॉइंट पे, यहां सीधा आ जाते हैं। अच्छा 18 हुआ, फिफ्थ में देखिए रूल 19 के बारे में, तो सीधा जो सब्स्टिट्यूट किया गया वो देख लेते हैं। यहाँ से मेन एग्जाम में देखिए, अब यहाँ पे क्या है रूल 19, द मेन एग्जाम शेल कंसिस्ट ऑफ द मेन एग्जामिनेशन एंड द इंटरव्यू। यानी मेन एग्जाम जो है, जो मुख्य परीक्षा है, वो दो चीजों से मिलकर के बना है, एक तो मेन मुख्य परीक्षा और दूसरा इंटरव्यू, ये दोनों ही मेन एग्जाम कहा जाएगा। यानी कई बार हम लोग गलती करते हैं, मुख्य परीक्षा का मतलब जो लिखित परीक्षा है वो भी इसी में आता है, और जो साक्षात्कार है वो भी इसी का हिस्सा है। लेकिन कुछ ही तो आखिर इस लिखित परीक्षा से कितने स्टूडेंट को साक्षात्कार में मौका दिया जाएगा, वो अब कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, there shall be a selection list for the interview test which shall be prepared in the following manner। जो इंटरव्यू टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे
जो लिस्ट तय किया जाएगा, मतलब जिन लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, उसको किस तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा वो देख लीजिए। कैंडिडेट्स विल बी अरेंज्ड बाय द कमीशन इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, आयोग के द्वारा मेरिट के आधार पर अरेंज किया जाएगा कैंडिडेट्स को। एन इनिशियल सिलेक्शन लिस्ट शैल बी फर्स्ट प्रिपेयर्ड, एक प्रारंभिक सिलेक्शन लिस्ट पहले प्रिपेयर किया जाएगा, विच शैल कंटेन कैंडिडेट्स इक्वल टू अप्रॉक्स 2.5 टाइम्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एडवर्टाइज्ड अनरिजर्व्ड, यूएनआर वैकेंसीज मतलब अनरिजर्व्ड, है ना। और दो द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द लास्ट कैंडिडेट शैल बी कंसीडर्ड एज द अनरिजर्व कट ऑफ। अब देखिए समझिए मेरी बात को, यहाँ वही बात है, बस ये कह रहा है कि जिस तरीके से हमने देखा कि पीटी में, देखिए हमने अभी क्या देखा कि अगर पीटी जो होगा उसमें 15 टाइम्स लिया जाएगा तो मेंस में आ जाएंगे, मतलब जो टोटल जो सीट है उसका 15 गुना, और मेंस में से कितने लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.5 टाइम्स, है ना, जो इंटरव्यू के लिए आएंगे। ये पॉइंट याद रखिएगा। फिर से एक बार मैं बता दूं आपको इसका क्रक्स क्या है। तो क्रक्स कुछ इस तरीके से समझिए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि 250 वैकेंसी है, या 250 को कर लीजिए 300 वैकेंसी है, मान लीजिए ये सीट है, सीट्स, ठीक है। तो पीटी में जो रिजल्ट दिया जाएगा वो लगभग 4500, और ये लोग मेंस लिखेंगे, और इन इन मेंस का जो रिजल्ट दिया जाएगा, देख लीजिएगा मेंस का जो रिजल्ट दिया जाएगा वो लगभग कितना 2.5 टाइम्स, यानी लगभग कितना हो जाता है, लगभग 700, यानी 300 सीट के लिए लगभग 700 स्टूडेंट को, समझ रहे हैं ना, 700 स्टूडेंट को मेंस के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ये कहने का मतलब है। यानी पीटी पास करेंगे टोटल सीट का 15 टाइम्स, और मेंस पास करेंगे टोटल सीट का 2.5 गुना। ये पॉइंट है जो अंतिम पॉइंट्स था, और इस प्रकार यही सब है। बाद में ये बताया गया कि किस तरीके से इसको कब अप्रूव किया गया कब नहीं। ये देख सकते हैं 2021 में इसमें पहला अमेंडमेंट आया था, 2021 में जब परीक्षा लिया गया था, और अब 2023 में अगला आया है। यानी एक तरीके से ये यूं मान के चलिए कि आपकी जो बहाली है, आपका जो नोटिफिकेशन है, बहुत जल्द आपको आने वाला है। ये सब नई जेपीएससी की बहाली को लाने की के पहले की एक सुगबुगाहट है, तैयारी है। तो सरकार अपने स्तर से कुछ प्रयास कर रही है कि जल्दी से जल्दी लाया जाए, और चूंकि दिसंबर में 2024 में चुनाव है, तो इस चुनावी वर्ष को वो अपनी उपलब्धियों भरा वर्ष बनाने की पूरी कोशिश करेगा। और इस क्रम में आप जैसे स्टूडेंट, आप लोग अगर मेहनत करें तो हो सकता है 2024 आपके लिए कुछ अच्छी खबरें लेकर के आए। तो यही है नई नियमावली से रिलेटेड कुछ बातें। आप एक बार ठीक से इसको और ब्रीफ कर लीजिएगा कि जो 2-4 पॉइंट्स हैं हमने आपको बता दिया है, जो कुछ इस बीच सुधार हुआ है।